नमस्कार दोस्तों, कोई इशू आ गया था लाइव में, कोई इशू आ गया, इस कारण से हम है ना वो आगे क्लास बढ़ाते हुए जो प्रश्न बच गए थे मैं है ना डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो आप है ना 20वां प्रश्न था जो अपन छूट गया था, तो मैं वापिस स्टार्ट कर रहा हूँ। जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, क्या पूछा है, कौन सा राज्य राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, उसकी ऐसी कौन सी है जो आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत के नागरिक होना चाहिए, या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, या राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता कि इसमें पूछा है कि ऐसी योग्यता कौन सी है, तो वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल राइट है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वो हो सकता है। फिर न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो अपना डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर राइट था। अगला प्रश्न नेक्स्ट पूछा है कि राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, जिन कार्यों का निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाला मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। इसमें क्या पूछा है, जो सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, जिला कलेक्टर या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री या राज्य वित्त मंत्री। तो अपना यहाँ आंसर था मुख्यमंत्री। सी क्रमांक इसका ऑप्शन आपका करेक्ट पूरा आंसर होगा। सब बच्चों अपनी जो बुकलेट है उसमें आंसर करते जाओ। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि कौन है जो विधानसभा के अध्यक्ष है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है कैलाश चंद मेघवाल या दीपेंद्र सिंह शेखावत या वासुदेव देवनानी या रामनिवास मिश्रा। तो अपना यहाँ पे ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट था। वासुदेव देवनानी थे जो 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगर आपको 15वीं पूछ ले तो सीपी जोशी से, जो पूर्व था विधानसभा, उसके अध्यक्ष कौन थे, सीपी जोशी थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए, क्या प्रश्न पूछा है कि राजस्थान, क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। क्या पूछा है कि राजस्थान न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। तो आपको यहाँ ऑप्शन में बताना था जयपुर, ए ऑप्शन दे रखा है जयपुर। क्या पूछा है, क्या प्रश्न है कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर में है। इसका ऑप्शन था अपने मेन पीठ थी, मुख्य पीठ अपने जोधपुर थी। कहाँ थी, ये जोधपुर में थी। तो अपने ध्यान रखना, इसके आंसर क्या बताना था, जोधपुर थी। कहाँ पे पीठ थी, जोधपुर में थी। इसका आंसर अपना क्या होगा, जोधपुर। राजस्थान में केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी है, क्या है, काजरी है, वो काजरी कहाँ है। तो ध्यान रखना, काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर में। तो आप ध्यान रखना, केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो काजरी है, जोधपुर में है। आपको ध्यान रखना, इसके अनुसार 3 वर्ड ऐसे हैं जो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में, अगले एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखना उनका आंसर एक ही होगा, वो है जोधपुर। पहले अगर आपको पूछ ले कि जाफरी और जाफरी पूछ ले, क्या पूछे आपको, जाफरी पूछ ले या आफरी, क्या पूछ ले, आफरी, जाफरी, आफरी और काजरी, क्या पूछे, काजरी। ये तीनों वर्ड एक ही है। तो ध्यान रखना, ये तीनों स्थल पूछे तो वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सवाई जय सिंह ने वर्ष, क्या पूछा है, सवाई जय सिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया था, उस सम्मेलन का नाम बताना है। पहला ऑप्शन पूछा है हुडा सम्मेलन, सांगनेर सम्मेलन, अंबावाड़ी सम्मेलन या जयपुर सम्मेलन था। तो जयपुर अपने तो जो है ना सवाई जय सिंह जिन्होंने जो सम्मेलन था वो क्या था, हुडा सम्मेलन था।
क्या था, हुडा सम्मेलन से संबंधित है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से, क्या प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने में, क्या था, विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। कौन से, इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश के खिलाफ जब विद्रोह किया गया था उस समय टोडगढ़ किले में किन को कैद करके रखा गया था, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रताप सिंह, दूसरा दे रखा है दौलत मल भंडारी, सागरमल गोपाल या राव गोपाल सिंह खरवा। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे प्रश्न जो पूछे हैं उनके आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, राव गोपाल सिंह खरवा है, इसका आंसर था अपना, क्या था, राव गोपाल सिंह खरवा इसका आंसर था अपना, क्या था। अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय में जो दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत है जो मत्स्य संघ में का हिस्सा नहीं थी, किसके संघ में, मत्स्य संघ की हिस्सा नहीं थी, तो उसका आंसर अपन को बताना था। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या था, पहला ऑप्शन दे रखा है अलवर, भरतपुर, जयपुर या करौली। तो आप ध्यान रखना, मैंने उस समय मत्स्य संघ के बारे में जब सर ने बताया था उस समय आप ध्यान रखना इसके आंसर क्या था, एबीसीडी से याद रखना था, एबीसीडी। ध्यान रखना, एबीसीडी का मतलब ही मत्स्य संघ में शामिल होने वाले जिले थे, उसमें से अलवर था, अपना भरतपुर था, करौली था। इसमें ये पूछा है कि इसमें से नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं था, जयपुर जिला था, इसमें शामिल नहीं था, क्यों, वर्त राजस्थान में जयपुर शामिल होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हों प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन मीणा का आविष्कार भी किया था, तो वो कौन थे। तो ए ऑप्शन दे रखा है पंडित भीष्मोहन भट्ट या जगजीत सिंह या अल्लाह जिलाबाई या अल्लाह अरुण। तो अपन को ध्यान रखना इला अरुण, अपने यहाँ पे ध्यान रखना, ए ऑप्शन है पंडित भीष्मोहन भट्ट ने मोहन मीणा का आविष्कार किया था। किसने किया था, पंडित भीष्मोहन भट्ट ने मोहन मीणा का आविष्कार किया था। ऑप्शन अपना पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर था अपना। अगली स्लाइड, तो आप ध्यान रखना, ये ऐसे प्रश्न होते हैं कभी भी एग्जाम में वापस पूछ लेते हैं, तो आप है ना वन लाइनें करके कभी भी एग्जाम में ये प्रश्न है ना नोट कर दिया करो, ताकि क्या है कोई भी एग्जाम आता है तो उसके आंसर आप दे सको। क्या है, आप ऐसे प्रश्न पूछे तो आप आंसर कर सको। तो अगले प्रश्न पूछा था, अगले प्रश्न पूछ रहा है कि उस पत्रकार का नाम बताओ जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। उस पत्रकार का नाम बताना है जिन्होंने जो 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र की शुरुआत की थी, तो वो कौन थे। तो अपना यहाँ पे पूछना था, ए ऑप्शन दे रखा था कोमल कोठारी, कृपाल सिंह शेखावत या वीरबल सिंह या कपूर चंद कुलीस। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, कपूर चंद कुलीस थे जिन्होंने राजस्थान पत्रिका की अपने जो समाचार पत्र था उन्होंने शुरुआत की थी। क्या ऑप्शन था अपना, कपूर चंद कुलीस था। अगला प्रश्न पूछा है जो मेष से संबंधित है, जो अगला प्रश्न है कि एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो 4 पुरुषों या 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया है तो 12 दिन में जो काम पूरा कर लिया है, तो एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो अपने यहाँ पे आंसर इसका डायरेक्ट में आंसर बता रहा हूं, वो ध्यान रखना महिला 144 दिन में वो काम पूरा कर लेंगी। अपना आंसर क्या होगा, 144। अगला प्रश्न पूछा है, एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। आरंभ में उसने कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा
गति से तय किया तथा शेष दूरी रेल द्वारा 65 किलोमीटर घंटा की प्रति से तय कर रही है तो कितनी दूरी यानी किलोमीटर में रेल की यात्रा तय करेंगी। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, आप मिला लेना। 230 इसके आंसर आएंगे, कितने आएंगे 230 है। अगला प्रश्न पूछा था, अगला मैथ का ही है, जो एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं, वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग क्या कह रहे हैं कि अलग अलग परिवहन का चयन करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग परिवहन का चयन करते हैं। तो छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख क्या था, एक पाई आरेख में दर्शाया गया है। जो 360 छात्र साइकिल दे रखे, 180 छात्र जो पैदल थे और 516 छात्र जो स्कूल बस से थे और 144 छात्र क्या है, कार से। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। इसमें खाली जगह प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं तो 15 तो पैदल जाते हैं और 30% कितने 15 तो अपने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल से जाते हैं और 30 छात्र कितने 30 छात्र प्रतिशत छात्र साइकिल से जाते हैं। इसका ऑप्शन अपने क्या था, सी क्रमांक ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न पूछा है कि ये हिंदी से पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। ऐसी कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? हिमालय, सच्चाई, सभा या मिट्टी। तो इसका ऑप्शन आप ध्यान रखना, बी क्रमांक अपना ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? सच्चाई आपकी आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है, जो कमाएगा वही खाएगा। क्या पूछा है आपको? जो कमाएगा वही खाएगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम युक्त हुआ है? इसमें सर्वनाम का प्रयोग कहां पे किया गया है? तो जो कमाएगा वही खाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो अपन को ध्यान रखना, संबंधवाचक का हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे संबंध बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें नहीं का पूछा है तो ध्यान रखना। पहला पूछा है श्याम सोता है, कृष्ण नहाता है, महेश खा सकता है या राम पढ़ता है। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे था राम पढ़ता है, जो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कहते हैं कि सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है। इस वाक्य में किस विश्लेषण का प्रयोग किया गया था? इसमें क्या पूछा है, इस वाक्य में किसका विश्लेषण किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इसमें विश्लेषण पूछा है। क्या पूछा है? विश्लेषण। आपको विश्लेषण बताना है। तो पहले पूछा है संज्ञावाचक विश्लेषण है या सार्वनामिक विश्लेषण है या गुणवाचक विश्लेषण है या परिणाम बोधक विश्लेषण है। तो अपना यहाँ आंसर क्या होगा, सी क्रमांक गुणवाचक विश्लेषण का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में अगले प्रश्न है, तो ध्यान रखना ये क्या है कि रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो आप है ना इनकी क्या है, एक जगह पे नोट करके भी आप लिख सकते हो। अगर नोट की भी चीजें कहते हैं कि कभी कोई अगले एग्जाम होता है तो आपके सामने अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप उनका आंसर दे सको। अगला प्रश्न पूछे हैं, तो अगला पूछा है हिंदी से ही। क्या पूछा है? हिंदी से ही प्रश्न पूछा है कि फूल का तत्सम शब्द क्या होगा? क्या बताना आपको, फूल का तत्सम शब्द क्या है? तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है पुष्प, पर्ण, सर या पुष्प। तो आपको यहाँ पे किसका बताना है? फूल का। फूल एक तत्सम शब्द है तो आपको उसमें तत्सम का बताना है। तो आंसर क्या होगा अपना, पुष्प, पर्ण, सर या पुष्प। तो यहाँ पे पुष्प आंसर होगा। क्या होगा? पुष्प है। यहाँ पे फूल का क्या होगा, अपने तत्सम शब्द क्या बनेगा, पुष्प होगा। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन, क्या पूछा है, लालटेन शब्द को किस भाषा से आया है? तो आप ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न होते हैं तो सोचने की कोशिश करना कि ये ऐसे प्रश्न होते हैं तो आपके इनके शब्दों में मालूम पड़ जाता है कि शायद ये अंग्रेजी का वर्ड होगा। तो यहाँ पे इसमें क्या है, पारसी दे रखा है, तुर्की है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली। तो अपने यहाँ ऑप्शन क्या होगा, अंग्रेजी का वर्ड है लालटेन। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी की प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिशन, जो सूर्यमल मिशन थे के अतिरिक्त महत्वपूर्ण कीर्ति कौन सी है? सूर्यमल मिशन की अपन को वो कीर्ति बतानी है जो इन्होंने लिखी थी। पहला ऑप्शन देखा है उर्वशी, कामायनी या स्मरण या वीर सतसई। तो सूर्यमल मिशन ने आप वीर सतसई लिखी थी। क्या लिखी थी? वीर सतसई। इसमें डी ऑप्शन राइट था। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कौन सी है? यानी जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में जो हाड़ौती क्षेत्र की ये बोली है। यहाँ पूछा ए में मेवाती, मालवी, हाड़ौती या ढूंढाड़ी। तो अपनी कौन सी बोली है? ये हाड़ौती बोली है। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम भी है, जो प्रसिद्ध साड़ी है, जो कोटा डोरिया साड़ी है, इसका अन्य नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा निम्न में से उस उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो आप ध्यान रखना ए ऑप्शन दे रखा है कोटा, यानी कोटा गोटा पट्टी साड़ी या कोटा बनारसी साड़ी, कोटा कॉटन साड़ी या कोटा मसूरिया साड़ी। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? कोटा मसूरिया साड़ी इसका ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण जो पैरों का नहीं है? इसमें पूछा है कि पैरों का आभूषण नहीं है। तो आप ध्यान रखने, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप सोच समझ के उसका आंसर देना चाहिए। इसमें पूछा है पहला ऑप्शन दे रखा है नुपुर, झांझर, दामड़ा या लंगर है। तो ध्यान रखना, नुपुर ये नुपुर है, झांझर है, लंगर ये पैरों के होते हैं, और जो दामड़ा होता है ये अपना इसका नहीं है, किसका? पैर का आभूषण नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी क्रमांक दामड़ा इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो सुशील, यानी क्या बोलते हैं, सुशील वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? जो फूक के द्वारा जो बजाया जाता वाद्य यंत्र है उसे सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। वो कौन सा है? अलगोचा, ताशा, रावण हत्था या एक तारा। तो आप ध्यान रखना, अलगोचा इसका आंसर था। क्या था? अलगोचा जो सुशील वाद्य यंत्र था। इसमें अगला प्रश्न पूछा है कि विष्णोई संप्रदाय, अगला प्रश्न क्या पूछा है? विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। क्या पूछा है कि विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताओ। तो आप ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं तो कभी भी है ना सोच समझ के प्रश्न का आंसर देना चाहिए। और मुझे जितना लग रहा है इसका आंसर हर बच्चों ने दिया होगा। तो आप ध्यान रखना, इसका आंसर अपना क्या था? इसमें ए में पूछा पीपा, दना, जाम्बोजी या हरबुजी। तो अपना ध्यान रखना, विष्णोई संप्रदाय के थे, विष्णु संप्रदाय के जाम्बोजी थे। कौन थे? जाम्बोजी इसका आंसर था। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा, क्या है? जोधपुर जिले का बोरुंदा है, रूपायण संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन दे रखा है कृपाल सिंह शेखावत, कपूरचंद पुलिस या आचार्य तुलसी या कोमल कोठारी। तो रूपायण संस्थान के संस्थापक कौन थे? कोमल कोठारी। क्या आंसर होगा अपना? कोमल कोठारी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है? सर्वोच्च अधिकारी पद कौन सा होता है? किसका? जो पुलिस का जो अधिकारी कौन होता है? पहला पूछा है पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक। तो आप ध्यान रखना, आईजीपी या डीजीपी, एसएसपी या आईजीपी। तो अपना ऑप्शन क्या था? डीजीपी होता है, जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है। कौन सा है? डीजीपी का पद होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अगले स्लाइड में पूछ रहे हैं कि ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न क्या है कि बार बार आ जाते हैं, तो आपको है ना सोच विचार के आपको आंसर देना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, जो राजस्थान सूचना आयोग है, क्या पूछा है कि राजस्थान सूचना आयोग है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? क्या पूछा है? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसमें पूछा है 2008, 2006, 2007 या 2009 में। तो अपना आंसर था यहाँ पे 2008 नहीं है, अपना यहाँ आंसर था बी, जो 2006 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 2006 में इसका गठन किया गया था। जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था
और लागू हुआ था, तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था जब सूचना का अधिकार था, जब पारित कर दिया था, उस समय ऐसा कौन सा अधिनियम, जो अधिनियम बनाया गया था उसको निरस्त कर दिया था, वो कौन सा था? सूचना का स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 या 1990 या 2001, सूचना तक पहुंच अधिनियम 2001 या व्यक्तिगत सूचना अधिनियम 2002। तो अपना यहाँ पे ध्यान रखना, क्या निरस्त कर दिया था? सूचना का स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 को उन्होंने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, ये साइंस से पूछा है, धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्तारित नहीं कर सकती, विस्तारित नहीं कर सकती? जस्ता, लोहा, चांदी या एल्यूमिनियम? अपना आंसर क्या था? चांदी है। चांदी है जो कॉपर को विस्तारित नहीं कर सकती, बाकी जस्ता, लोहा, एल्यूमिनियम करती है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब से तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थिर होती है। तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन देगा फोकस बिंदु पर या अनंत पर या वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से परे। तो अपना क्या आंसर था? वक्रता केंद्र पर। क्या आंसर है अपना? वक्रता केंद्र पर। अगला आंसर पूछा है, तो ध्यान रखना, अगला प्रश्न पूछा है रोगों, ऐसे रोग बताने हैं अपन को जो अपन क्या करना है? मिलान करने, ऐसे रोग हैं उनका मिलाप करना है। तो अपना ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं मिलान वाले, तो अपने 1 मिनट समय लेते हैं। तो ध्यान रखना, आप इनके ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको सोच समझ के करना चाहिए। पहला पूछा है टाइफाइड। टाइफाइड कौन सा रोग है? तो टाइफाइड अपन ध्यान रखना, ये टाइफाइड रोग है, ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित है। पूछे मलेरिया पूछे, तो मलेरिया क्या था? ये एक प्लाज्माडियम था, यानी प्रोटोजोआ रोग था। एड्स था, जीवाणु विषाणु था। क्या एड्स क्या था? सॉरी, विषाणु था। और हाथी पांव एक कर्मी था रोग। क्या था? कर्मी रोग था। अपना ऑप्शन क्या मिल रहा है? तो टाइफाइड जीवाणु, जो अपना यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, जो चौथा ऑप्शन अपना डी क्रमांक, या ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? डी क्रमांक ऑप्शन अपना यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है जो पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से, क्या है? पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों के लिए चित्रों की कथाओं को सुनाने से जुड़ा हुआ है, कि फड़ चित्रों की कथाओं से जुड़ाने के लिए जुड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है? बोपा, बंजारा, कालबेलिया या सरगोडास? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है? फड़ चित्रों की कथाओं के लिए बोपे होते हैं। कौन होते हैं ये? इसका आंसर क्या होगा? ए क्रमांक बोपा है। आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली। आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कि ऐसी कौन सी शैली है जिसे चित्रकला से संबंधित है? ढूंढाड़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या हाड़ौती शैली? जो आपको ध्यान रखना, जयपुर जो आमेर है वो बोली के आधार पर ढूंढाड़ी शैली है। कौन सी है ये? ढूंढाड़ी शैली है। इसका आंसर क्या होगा अपना? ढूंढाड़ी है। अलग प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? इसमें कौन सी है जो संरचना नहीं है? जोड़ है, छतरी है, टांका है, बावरी? तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आंसर था? छतरी थी, जो ऑप्शन अपना राइट था। अगला प्रश्न दे रखा है, अगली स्लाइड है अपनी। राजस्थान में पुरुषों के समूह होली, रसिया व धमाल जैसे गीत किस पर्व में अवसर पे गाते हैं? तो अपन को क्या आंसर देना था यहाँ पे? तो ध्यान रखना, कौन सा जो राजस्थान में जो पुरुषों के समूह होली, रसिया व धमाल जैसे गीत किस पर्व में गाते हैं? दिवाली, दशहरा या तीज या होली? तो अपन ध्यान रखना, यह आंसर क्या था? होली पे गाते हैं। चांद बावड़ी स्थित है, ये ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम में आता है। तो इसमें आंसर अपन का क्या था? आबेनेरी या भंडारे
या बूंदी या आमेर। तो यहाँ क्या आंसर था, आभानेरी। ये क्या पढ़ रही है, दौसा। कहाँ का है ये, दौसा का। तो ये प्रसिद्ध, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो अपने ध्यान रखना इसका क्या था, आंसर क्या है, चांदबाड़ी कहाँ स्थित है, आभानेरी। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यवसायिक लोक नृत्य है, जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं। कि ऐसा कौन सा नृत्य है जहाँ पे नर्तक है जो योद्धा की तरह कपड़े पहनता है। तो अग्नि नृत्य, इधर नृत्य, गेर नृत्य या कच्ची घोड़ी नृत्य। तो ये शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य था, कच्ची घोड़ी नृत्य था, जो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, लोक नाट्य जो चार वेद, क्या पूछा है, चार वेद, जिसे चार वेद राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। वो स्थान पूछा है कि जो राजस्थान का चार वेद कहाँ पे स्थित है, जयपुर, टोंक, उदयपुर या अलवर। तो अपना आंसर क्या होगा, टोंक में स्थित है। क्या है, चार वेद। ये भी प्रश्न बार बार आता है, तो ध्यान रखना, टोंक में है। राजस्थान निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है, हर्षनाथ जी का मंदिर। तो ध्यान रखना, यहाँ अगर हर्षनाथ मंदिर पूछा है तो अलग है, और यहाँ पे हर्षनाथ की पहाड़ियां पूछ रहा था। क्या पूछ रहे हैं कि हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो पहाड़ी अलवर में आती है। तो अपन को ध्यान रखना, हर्ष पहाड़ियां तो अलवर में है, और हर्षनाथ का मंदिर है जो वो सीकर जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन क्या था, सीकर था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वो ध्यान रखना है। पहले पूछा है समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य या संप्रभु। तो ध्यान रखना, हम भारत के लोग, क्या प्रस्तावना में क्या था, हम भारत के लोग, ये यहाँ से अमेरिका से ले रखा है। अगला क्या पूछा है, हम भारत के लोग एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा, समाजवादी। समाजवादी इसमें नहीं है, ये ऑप्शन अपना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु अपने प्रस्तावना में ये शब्द जुड़े हुए हैं। और इसमें अपने यहाँ पे आगे देखा जाए, अगले नेक्स्ट प्रश्न पूछे हैं जो इंग्लिश से संबंधित है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, वो आप ध्यान रखना। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। तो ये क्या पूछ रहा है, 61 का प्रश्न का आंसर आप ध्यान रखना। ये क्या पूछा है, द एडिशनल हैज यू सेटिंग फॉर 700 स्टूडेंट। तो अपने का यहाँ ध्यान रखना, ऐसा क्या है, तो उसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो अब ध्यान रखना, इसमें आंसर क्या होगा अपना, ये कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी इसका ऑप्शन था। अगला 62वां प्रश्न था, उसका भी मैं बता देता हूँ। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है अपना, 62 में अपना आंसर है ए और द। क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा और ये द आएगा। क्या है, ए एम ए और द एसिडेंट प्रोफेसर। तो आप ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर का था, तो द असिस्टेंट प्रोफेसर अपना ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न पूछा था 63 में कि फुल इन द ब्लैक इन द फॉलोइंग सेंटर विथ पोस्ट अप्रोच। अपन को ध्यान बताना है कि इसमें कौन सा शब्द है सही है। तो हैव ब्रॉट यू होम, तो अपना यहाँ आंसर ए आएगा। आई से आई हैव ब्रॉट यू होम। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है, अपना ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अगली स्लाइड में ऐसे इंग्लिश में जो प्रश्न आते हैं, जो मैंने यहाँ पे जो है ना, बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर लेके आया हूँ। आप थोड़ा इनको देखने की कोशिश करना। अगला प्रश्न पूछा है, ये भी इंग्लिश से है। तो इंग्लिश में आप ध्यान रखना कि इंग्लिश में मिलाप से पूछा है कि डू नॉट रोब मी, खाली जगह छोड़ रखी है, खाली जगह में क्या बताना है, माई रेंज। तो अपना ये पहले से क्या है, पहले में ऑफ आएगा, दूसरे में बी से, चौथा है ओपन है, और ऐसे ऐसे कौन से ऑप्शन अपने जो तीसरा और चौथा आ रहा है, और तीसरा चौथा बी में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा अपना, बी करेक्ट होगा 64 में। अगला प्रश्न पूछा है, ये भी इंग्लिश से था
जो फिर अपने ये प्रश्न पूछ रहा है कि आओ इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं। इसका आंसर अपना क्या था, इसमें डी क्या है, बी। बी क्रमांक इसका आंसर अपना कि द हैव बीन टू नंदन हैव नॉट दे, क्या होगा, दे, अपना बी आंसर है। अगला पूछा है इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है, गैर दी की जवाबदेही की है। तो मैं क्या था 67वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछा है कि गैर जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है। तो इसका पूछा है कि हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं कि हु शुड वी एक्यूज ऑफ दिस क्राइम, क्या है ये, दिस क्राइम। इसका आंसर क्या होगा, सी क्रमांक इसका ऑप्शन अपना राइट है। अगला पूछा है 67 में पूछा है ऑल माई समथिंग और विद यू। तो अपना ध्यान रखना, इसमें पूछा है कि इसका ऑप्शन अपना क्या होगा, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, क्या है, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। सी क्रमांक इसका ऑप्शन राइट है। अगला है ये पूछा है एलसीएम, एलसीएम से पूछा है, मैथ का प्रश्न है कि दो संख्याओं को, अपना डायरेक्ट आंसर याद रखना, इसमें इसमें कोई आंसर मिले नहीं थे तो इसका ऑप्शन अपन नहीं बता सकते। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखो, 33 बच्चे 28 महिला और 32, इसमें डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं, आप मिला देना क्योंकि अपने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। इसमें पूछा है कि प्रति व्यक्ति औसत व्यय हुआ है, तो अपना ध्यान रखो औसत व्यय हुआ था 187, डी क्रमांक ऑप्शन इसका राइट था। अगली स्लाइड, तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको क्या है कि थोड़ा देख के आंसर बताना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना, अपने जो यहाँ से पूछी जा रही है ना आंसर शीट, उसमें मुझे लग रहा है एक भी मुझे लग रहा है गलत नहीं बताया जाएगा और डायरेक्ट आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न भी मैथ का ही है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 160 मीटर जो लंबी एक सुरंग को तो यानी 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा अपना 54 किलोमीटर प्रति 54 किलोमीटर है घंटा होगा, क्या होगा, ये सी क्रमांक होगा। अगला पूछा है कि यदि रेणु को एक पर्सन में 7,500 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है तो दूसरे को इतने में से 5% की हानि हो रही, तो उसे लाभ होगा या हानि होगा या कितना प्रतिशत होगा। तो अपने ध्यान रखना बी क्रमांक राइट है, लाभ कितना होगा 5.24% इसका 24% इसको लाभ होगा। अगला प्रश्न पूछा है पोत्र में अमित अपने वेतन का 35% बाघ भोजन पर तथा 25% बाघ बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, तो शेष धनराशि 80% बाघ घर के किराए पर व्यय करता है, तो बाद में वेतन का कितना प्रतिशत उसमें से शेष बचेगा। तो अब इसमें ध्यान रखना इसका क्या ऑप्शन होगा, 8% शेष बचेगा, कितना रहेगा अपना 8% होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था हरीश ने कुल 27,000 की राशि कुछ भाग 13% या शेष भाग 5% की वार्षिक वर्ष दर से साधारण ब्याज पर निवेश करता, तो यदि 4 वर्ष बाद उसे दोनों निवेशों में बराबर ब्याज प्राप्त हुआ है तो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि याद करना। तो आज ध्यान रखना इसमें क्या ऑप्शन है, डी 19,500 आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि ये भी 74 वाला आंसर का भी आंसर ध्यान रखना, 16% वार्षिक दर में चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजक, इसमें आंसर अपना ए होगा 16,645, कितना होगा 16,645। अगला है मेरे से भी है, मेरे से प्रश्न पूछा है कि पूछा है कि एक धनराशि 4 वर्ष, क्या पूछा है कि एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर सेम को 60% बढ़ जाती है और ₹9,200 पर 2 वर्ष की इसकी ब्याज दर बतानी है अपन को, जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की गणना वार्षिक क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, तो वार्षिक दर क्या होंगी, तो अपना आंसर यहाँ पे होगा 2,977, क्या होगा
2977। इसमें ए ऑप्शन अपना करेक्ट टू राइट है। अगला ही मैथ का है कि 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:3 है, तो कितनी लड़कियां को और प्रवेश दिया जाना चाहिए कि वे अनुपात 5:4 हो जाना चाहिए? तो ऐसी कितनी होनी चाहिए? 105। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है अपना है, अगला प्रश्न है, एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या अनुपातों में है, 4 है, 6 है, 9 अनुपात में है। तो यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? थैले में कितनी गेंदें हैं? तो ध्यान रखना डी ऑप्शन है, 95 गेंदें होंगी। कितनी होंगी? 95 गेंदें होंगी। अगला प्रश्न पूछा है कि अंकित और अमन क्या है? अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में क्या पूछा है? एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश की है। तो अनुपात में की है, निवेश की, और अंकित और अमीश द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात 2:1 था। तो वर्ष में अंत में उसका कुल लाभ का 1,00,000 यानी 57,300 था। तो अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पे ध्यान रखना कितनी राशि इसको प्राप्त होगी। तो यहाँ ऑप्शन अपना है 48,400 रुपया। सी क्रमांक इसका ऑप्शन राइट है। आप मिला के देख लेना या मिला नहीं पा रहे हैं तो ध्यान रखना इसका आंसर डायरेक्ट है। मुझे लग रहा है पूरा करेक्ट यहाँ पे निचोड़ दिया था, तो 48,400 इसका आंसर था। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में कहा है कि जो मैथ के प्रश्न है तो आपको क्या थे, ये इजी तो नहीं थे, परंतु लोगों ने क्या सोचा कि ये प्रश्न इजी होंगे। जिन्होंने ये प्रश्न किए मुझे जितना लग रहा है कि शायद वो गलती किए होंगे। तो अपना ध्यान रखो, कोई भी प्रश्न करने से पहले सोच समझ के उनके आंसर करने चाहिए। तो अपने ध्यान रखना। अगले स्लाइड में क्या पूछा है? अगले स्लाइड में पूछा है एक प्रश्न और मैथ से ही है। कहा है कि ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है। क्या पूछा है? कि ए किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 1 दिन का काम किया और शेष काम सी ने 1 दिन में किया। यदि क्या बोला? यदि सी अकेला काम करेगा तो पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो ध्यान रखना है उसमें कितने दिन लगेंगे? 3.5 दिन। कितने लगेंगे? इसमें आंसर बी क्रमांक राइट था। अब आगे प्रश्न पूछे हैं कि उपयोग, हिंदी में से प्रश्न पूछे हैं कि उसका मिलान करना है कि फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलाप करवाना है। तो मिलाप सूची में ध्यान रखना कि इसमें पूछा है यद्यपि का कौन सी संधि होगी? यद्यपि संधि होगी यण संधि। क्या है? बी ऑप्शन। विद्यार्थी में दीर्घ संधि। विद्यार्थी में कौन सी संधि आती है? दीर्घ संधि आती है। निश्चय है जो विसर्ग से संबंधित है। संगम है जो अपने व्यंजन से संबंधित है। किससे है? व्यंजन से। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? यद्यपि यहाँ पे दे रखा है सेकंड है, सेकंड के बाद में अपना ऑप्शन मिल रहा है यण है, विद्यार्थी 3, सेकंड और फोर्थ। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। यानी अपने सेकंड में यण संधि और विद्यार्थी में दीर्घ संधि कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। ऐसे देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। तो अपने ये आंसर था। तो ध्यान रखना निश्चय में विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि किसमें? निश्चय विसर्ग संधि है। तो अपने ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन कहाँ मिल रहा है अपना? ये सी क्रमांक अपना राइट होगा, क्योंकि निश्चय है जो विसर्ग संधि है और संगम है जो व्यंजन संधि के हैं, यानी सम प्लस गम। क्या होगा? सम प्लस गम है। निश्चय में नी प्लस से, विद्यार्थी में यानी विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, और यदि प्लस अपि। क्या होगा? यदि प्लस अपि, यह संधि इसका है। आगे प्रश्न पूछा है आगमन शब्द में उपसर्ग क्या होगा? क्या पूछा है? आगमन शब्द है जिसमें उपसर्ग क्या है? तो आगम है, अग है या आ है? तो आगम में आ, यानी डी क्रमांक राइट होगा। अन्यथा शब्द में भी प्रत्यय कौन सा है? अन्यथा शब्द में प्रत्यय ध्यान रखना अन्यथा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा?
था प्रत्यय होगा, सी क्रमांक राइट होगा। निम्नलिखित में से बुद्धि को पर्यायवाची शब्द नहीं है, बुद्धि के पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। मनीषा है, प्रज्ञा है और मेघा है, तो इसमें पूछना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, यामिनी है, ये नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर अपना राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, अग्रज शब्द के लिए उपयुक्त होने वाला विलोम शब्द है। किसके लिए? अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द कौन सा है? तो विलोम शब्द अपन क्या है? पहला ऑप्शन पूछा है अगम, अनुज और तनुज या स्वदेश। तो ध्यान रखना, अग्रज का अनुज होता है, तो बी क्रमांक अपना ऑप्शन राइट था। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि किए गए उपकार को न मानने वाला, उसे इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द ढूंढना था। क्या पूछा है कि अपन को उचित शब्द बताना है, तो उचित शब्द कौन सा होगा? विद्वान, कृतज्ञ, उपकार या कर्तन। क्या था? कर्तन। तो अपन को ध्यान रखना, इसका ऑप्शन क्या था? डी क्रमांक राइट है, कर्तन। कृतज्ञ है जो किए गए उपकार को न मानने वाला। फिर ऑप्शन है यहाँ पे ऐसे बताने हैं जो निम्नलिखित में शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द बताने हैं। चरमो उत्कर्ष, ये ऑप्शन अपना राइट था। परीक्षा गलत है, परीक्षा को ऐसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना। फिर ज्योतिषना, ये भी गलत है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी भी ये नहीं, प्रदर्शनी पे होते हैं। और पांगण यानी प्रांगण है, तो अपने ध्यान रखना इसमें ऑप्शन क्या होगा? चौथा, ए और ई जो आ रहा है वो ऑप्शन इसमें राइट है। पागन और ये ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन अपना करेक्ट राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ ले, यहाँ पे शुद्ध पूछा, अशुद्ध पूछ लिया। वह सचमुच बीमार है, या उसने ब्रज भाषा में ब्रज की होरी शीर्षक वाला कविता लिखी है। अशुद्ध, ये भी सही है, तो ये भी सही है। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल राइट है। मेरे को दिल्ली जाना है, यानी मेरे को नहीं, यानी मुझे दिल्ली जाना है, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। ये आंसर अपना गलत है, तो दी क्रमांक अपना ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपने प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न पूछे हैं ना, तो ये क्या क्या है, पहले पहले एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखो कि कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप है ना इनको कहीं नोट करके रखना चाहिए, ताकि क्या क्या फ्यूचर में कभी कोई एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो अपन बता सकते हैं। अगला स्लाइड में बताया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? ये पूछा है वर्तमान काल से संबंधित पूछा है, और वो भी कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल से पूछा है कि ऐसा कौन सा है संदिग्ध वर्तमान काल से है। यानी मैं यहाँ सुबह से बैठा हूँ, ये हो ही नहीं सकता है। पुलिस बदमाश का पीछा कर रही है, ये भी नहीं है। सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होंगी, ये बिल्कुल राइट है। फिर है चौकीदार पहरा दे रहा है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। तो अपना ध्यान रखना, सी क्रमांक इसका राइट है। सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होंगी, जो होंगी वर्ड होंगे संधि, यानी जिसपे संदेह किया जा रहा है वो है। खरी कोटि सुनाना मोरे का अर्थ क्या है? यानी जो खरी कोटि सुनाना मोरे का अर्थ क्या है? तो याचना करना, या क्या तो नाम था, या खुशामद करना, या बुरा करना, या खूब तारीफ करना। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? भला बुरा कहना ही खरी कोटि सुनाना है। क्या है? खरी कोटि सुनाना मतलब भला बुरा कहना। तेते पांव पसारिए तेजी लंबी शोर, लोकोक्ति में पूछा है या मोहरा का पूछ लिया है। तो ध्यान रखना, लोकोक्ति में क्या पूछा है कि तेते पांव पसारिए तेजी लंबी शोर, तो अपनी औकात देखकर ही खर्च करना चाहिए, या अपने किए गए का फल मिलना, किसी काम का जल्दी संपन्न होना, थोड़े दिनों का सोना या औकात। तो अपने ध्यान रखना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर राइट था। इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है कि निम्न से किस स्थान से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर है, कहां से निकलती है? ये हरिके बैराज से। डी क्रमांक ऑप्शन राइट होगा, हरिके बैराज। राजस्थान में निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो ध्यान रखना, बिछोला झील है। बिछोला झील है जो ठंडे पानी की है, जो मीठे पानी की है। जय समुद्र भी मीठे पानी की है, और
बड़ी झील ये भी है, जो बड़ी झील भी है, जो ये भी मीठे पानी की है। 15 झील है जो खारी झील है। तो सी क्रमांक ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान में बीसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। यानी बीसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना बनाई हुई है, वो किस नदी पर स्थित है। तो अब ध्यान रखना, बनास, माही, साबरमती या बाणगंगा। तो यहाँ ऑप्शन होगा बनास। बनास पे बीसलपुर समूह सिंचाई परियोजना बना रखी है। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की जनगणना, क्या पूछा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत, क्या पूछा है, लगभग कितना प्रतिशत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। क्या पूछा है कि ऐसा क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी जनसंख्या है जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ निवास कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है। तो ध्यान रखना 75.1% है जो ग्रामीण में निवास करती है, और 24.5% है, 24.9% है जो अपने शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। कितनी है ये, 24.9% जो है, जो अपने क्या कर रही है, शहरों में निवास कर रही है। अगला प्रश्न पूछा है, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, वावास बांध या खलक यानी खलक सागर बांध या नेवता बांध या बांडी सदाना बांध। तो ध्यान रखना, इसमें जो सांगानेर क्षेत्र के निकट जो बांडी नदी है वहां पे नेवता बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, नेवता बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले को ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ध्यान रखना, अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में स्थित है। कहाँ है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में। अगर पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे ज्यादा वहां पे जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो वहां है, और प्रतिशत के अनुसार आपको पूछे तो जयपुर में है। कहाँ है, प्रतिशत के अनुसार पूछे तो जयपुर में है, और बाकी कहाँ पे है, अगर ऐसे पूछे तो गंगानगर में है। अगला प्रश्न पूछा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती व चूना पत्थर सेल रचित रोकी फीचर कहाँ स्थित है। मध्य माई 56 बेसिंग में, या पूरी समतल क्षेत्र में, या लूणी बेसिंग में, या डेक्कन लावा पठार पे। तो डी क्रमांक राइट होगा। जो डेक्कन लावा पठार की जो भूमि है, जो वह रेतीली मिट्टी है, वो मिट्टी इसके अंतर्गत जो काली मृदा का ही रूप है, जिसे मिश्रण का रूप है। यह ऑप्शन डी ऑप्शन अपना राइट था। अगला स्लाइड में अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, जो अपने ये प्रश्न जैसे कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो अगले में भी चतुर्श्रेणी में ऐसे प्रश्न अगले में ये ऐसे ही प्रश्न उठा के दिए थे। तो अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है, यानी संचालित कर रहा है मेट्रो से। तो ध्यान रखना, जो ये 3 जून है, 3 जून 2015 में, कब की बात है, 2015 में जब वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी, उस समय मेट्रो ट्रेन की स्थापना की गई थी, मेट्रो रेल की स्थापना की गई थी। और वहां कहाँ पे की गई थी, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो ध्यान रखना, अपने जयपुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, जयपुर में। अब इसको 2 चरणों में बांट दिया गया। पहला चरण अलग था, और अब है ना अपने और दूसरा चरण में भी बांट दिया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदान की गई है। जो निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुने, यानी ऐसा विकल्प चुनना है जो बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदान कर रखी है। तो ऐसा है, ए में पूछा है राजस्थान राज्य इंटरसिटी बस निगम, ये योजना बतानी थी अपन को। तो अपनी ये योजना कौन सी थी, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। तो इसका आंसर क्या होगा, अपना बी क्रमांक था, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम है, जो बी ऑप्शन राइट होगा।
राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, जो 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी। भगदड़ की घटना हुई थी, ऐसा कौन सा किला था जब भगदड़ की घटना हुई थी, जो बहुत सारे लोग मारे गए थे, ऐसा कौन सा जो मंदिर था चामुंडा माता देवी का, जो वो किस किला में स्थित है। तो ध्यान रखना, आमेर किला या मेहरानगढ़ किला, जूनागढ़ किला या नाहरगढ़ किला। तो यहाँ ऑप्शन अपने क्या होगा, मेहरानगढ़ किला का था। क्या था, मेहरानगढ़ किला। अगला ऑप्शन थे कि इंग्लिश में पूछा है कि ऐसा बताना है जो अपना सही है, तो मैं इंग्लिश में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। एक क्रमांक अपना राइट था। पहला पूछा है सभी करती, तो अपना ये ऑप्शन राइट था। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान वन नीति 2024-2023 के अनुसार राजस्थान राज्य दर्ज वन क्षेत्र में जो राज्य की भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो कितना था, तो 9.6% है। डी क्रमांक राइट है, कितना है, 9.6% है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम था, जो पाकिस्तान और भारत को विभाजित कर रही है। डूरम रेखा या यानी मैकमोहन रेखा या पाक जल डमरू या रेड क्लिफ रेखा। तो ध्यान रखना, डूरम रेखा है जो वो पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, उसकी सीमा पे स्थित है। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन है उसके बॉर्डर पर, और पाक जल डमरू है भारत और श्रीलंका का बॉर्डर है। और रेड क्लिफ रेखा जो बच गई, अपना चौथा ऑप्शन है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग कर रहा है। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा थी। जो भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, कि ऐसा कौन सा जो राज्य है जो राजस्थान के साथ में टच नहीं कर रहा है, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा या महाराष्ट्र। तो अपन को ध्यान रखना, जो स्पष्ट नहीं कर रही है राजस्थान को, मैंने विस्तार से जब क्लास में था ये सारी बातें बताई थी, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, महाराष्ट्र था जो ऑप्शन है जो राइट होगा, जो स्पष्ट नहीं कर रही है। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी है। जब मैंने आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, भौतिक प्रदेश पढ़ाया था, जब सारी चोटियां मैंने विस्तार से करवाई थी, उसमें से ये प्रश्न पूछ लिया है कि ऐसी कौन सी चोटी है जो सबसे ऊंची है। इसमें पूछ लिया है तारागढ़, खो या रघुनाथगढ़ या जरखा। तो सबसे ऊंची चोटी इसमें पूछा है इस प्रश्न में, तो यहाँ पे जरखा है। क्या है अपना आंसर, जरखा आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, तारागढ़ मध्य की थी, खो थी जो अपने जयपुर में स्थित है, तो खो है जो उत्तरी है। रघुनाथगढ़ है वो भी उत्तरी सी में आती है, उत्तरी में आती है। और जरखा है, जरखा आ रहा है दक्षिण में, जो अपने दक्षिण का था, 3 क्षेत्र में बांटा गया था अरावली को, उसके अंतर्गत अपन ध्यान रखना जरखा ऑप्शन होगा। फिर है अगला प्रश्न पूछा है, रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कथन को गलत बताना है। इसमें पूछा है इसकी उर्वरता कम होती है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत अधिक होता है, बिल्कुल इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार की मिट्टी के जल धारण क्षमता अधिक होती है, नहीं, इसमें जल धारण क्षमता इसमें अधिक नहीं होती है। अगला ऑप्शन पूछा है, रेत कणों के बीच बड़े छेदों के कारण इसमें जल निकासी अच्छी होती है। ये भी इस ऑप्शन ये भी राइट है, बिल्कुल छेद होते हैं। तो अपना यहाँ पे रेगिस्तान मिट्टी में गलत बताना है, तो सी क्रमांक इसका आंसर होगा। कितना होगा, सी क्रमांक इसका आंसर है। अगली स्लाइड है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना कोई भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो उनको नोट करके लिख देना चाहिए। तो क्या है कि वापस कभी कोई अगला प्रश्न एग्जाम होता है तो पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान में कमरों को ठंडा या प्राकृतिक रूप से सुगंधित करने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम क्या है। ऐसी कौन सी घास है जो ठंडी की जा रही है। तो ध्यान रखना, बरमुडा घास ये हो नहीं सकती, ब्लू पेंटिंग घास, सेवन घास, ये खस घास है जो सवाई माधोपुर धौलपुर क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। कहाँ पे है ये खस घास होती है जो सवाई माधोपुर क्षेत्रों में, दौसा, सवाई माधोपुर, ये करौली क्षेत्र में अधिकतर खस घास पाई जाती है। कभी भी एग्जाम प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना खस घास कहाँ पाई जाती है, सवाई माधोपुर में। निम्नलिखित अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिगम है जिसमें राज्य वन विभाग
वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं। इसमें ये ऑप्शन देगा सब स्थानीय संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण या स्थानीय प्रजाति पर आधारित पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन या संयुक्त वन प्रबंधन। इसका ऑप्शन अपना क्या होगा, चौथा संयुक्त वन प्रबंधन था, इसमें कर रहा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आता है? तो ध्यान रखना ये जैसलमेर है जो शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके क्षेत्र के अंतर्गत? शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें चंबल की सहायक नदी नहीं बतानी है, तो आपको ध्यान रखना पार्वती नदी इसकी सहायक नदी है, काली सिंध भी सहायक है, बनास भी सहायक है और जवाई नदी है, ये किसकी सहायक है? अपनी माई की, अपनी जवाई नदी है, लूणी की सहायक है। किसकी है? लूणी की सहायक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्रमांक अपना राइट होगा। अब अगला एग्जाम में पूछा है कि प्रश्न जो हिंदी में पूछा है कि ओपी सर क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऑफिसर ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? हिंदी शब्द के बारे में पूछा है, इसका हिंदी में क्या बोला जाता है? तो हिंदी में ध्यान रखना इसको क्या पूछा जाता है, ए दे रखा अधिसूचना या अनुस्मारक या परिपत्र या कार्य आदेश। तो अपना यहाँ ऑप्शन क्या होगा, तो ध्यान रखना यहाँ ऑप्शन अपना क्या होगा, कार्य आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्य आदेश दिया जाता है। इसका ऑप्शन अपना क्या होगा, डी क्रमांक आंसर होगा। क्या होगा? डी क्रमांक आंसर अपना होगा यहाँ पे, तो कार्य आदेश होंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्न में से किन के मध्य होता है? कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है किन के मध्य होता है? सरकार या जनता के मध्य, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य, सरकारी कर्मचारी या उनके सगे संबंधियों के मध्य, सरकारी कार्यालयों या प्राइवेट कंपनी के मध्य। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के अंतर्गत इनका ऑप्शन होता है। अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं वो होते हैं विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य होता है, बी क्रमांक होगा। जब कोई सरकारी पत्र, कार्य ज्ञापन एक साथ देकर अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहा जा रहा है, यानी उसे क्या बोलते हैं? तो परिपत्र, कार्य आदेश या अनुस्मारक या अधिसूचना। तो इसको क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। ये ऑप्शन अपना राइट होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न पूछे हैं इंग्लिश से, इसकी मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं आपको, तो ध्यान रखना इसमें 114 आंसर ध्यान रखना। इसमें विल रीच, डी क्रमांक राइट है। क्या है इसमें, क्या होगा अपना? डी ऑप्शन होगा, विल रीच होता है, विल रीच इसके ऑप्शन में होगा, यानी ही विल रीच। क्या बोलेंगे? ही विल रीच हिज आइडल वेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अपना आंसर क्या होगा? विल रीच। अगला है नेक्स्ट स्लाइड में 115वां प्रश्न पूछा है, तो अपन ध्यान रखना है ये प्रश्न है अपना लास्ट में बढ़ते हुए कगार पे है। ये भी इंग्लिश से ही है, तो ध्यान रखना पैसिव वॉइस से पूछा है कि अपन को एक्टिव एम पैसिव वॉइस से पूछा है। तो अपन को यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर क्या बताना है, तो करेक्ट आंसर ध्यान रखना, यानी ही वाज बीइंग मेकिड बाय दिस एम्प्लॉय। अपना यहाँ ऑप्शन क्या होगा? बी क्रमांक राइट होगा। क्या होगा अपना? बी होगा, यानी दिस एम्प्लॉय, यानी अपन को ये वर्ड पैसिव वॉइस को बदलना है, तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। अगला पूछा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा गया है, करेक्ट यहाँ राइट करना, तो इसका ऑप्शन भी पहला होगा। शी टोल्ड मी दैट वी वेयर टू लिव फॉर द वेदर अर्ली। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? ए। फिर अगला 17वां प्रश्न पूछा है 117 में कि देयर इज नो रोज एडोडिएट थम। तो अपना यहाँ ऑप्शन ध्यान रखना, ये ऑप्शन ये अपना इसमें भी बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? इसमें भी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है 118 प्रश्न में आप राइट कर लेना, इंग्लिश से जो प्रश्न है उनको करेक्ट आंसर कर लेना।
मैं डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन दे रहा हूं, तो ध्यान रखना, इनके बता देना। इसका आंसर ध्यान रखना, तो इट इज पुलिस टू वेस्ट मनी, यानी ऑन, यानी बी क्रमांक अपना राइट होगा। जो बेज है, बेग्स का पूछा है उसके बारे में बी है, और 119वां प्रश्न अपना आ रहा है, इसका ऑप्शन अपना होगा डी क्रमांक। कौन सा 119 में? डी क्रमांक होगा। वो आप अपने बुकलेट में राइट कर लेना। और लास्ट इस स्लाइड का प्रश्न है 120वां, जो चतुश्रेणी सेकंड शिफ्ट का है। इसमें पूछा है कि वन ऑफ द वेजेड मैन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन ऑफ द वेजिस्ट मैन। तो अपना सी क्रमांक राइट होगा। क्या होगा? सी क्रमांक राइट होगा। तो अपन ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जितने भी सेकंड शिफ्ट के जो चतुश्रेणी की थी सेकंड शिफ्ट 19 तारीख का, मैंने 1 से लगा के 120 के मैंने आंसर दे दिए, और मुझे 100% इनके आंसर राइट है। इसलिए है ना, आपको नेक्स्ट इसमें कभी भी प्रश्न पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना। तो अपने ये है, यहाँ पे समर्पण एजुकेशन हब में जितने भी पेपर हुए हैं, हम उनको आंसर की आपको ये डिटेल में आप जारी कर रहे हैं। इसमें 100% हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आंसर अपना राइट है। जो आप है ना अपने बुकलेट में करोगे, उसके लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। अगली स्लाइड है अपनी। राजस्थान में पुरुषों के समूह होली, रसिया व धमाल जैसे गीत किस पर्व में अवसर पे गाते हैं? तो अपनों को क्या आंसर देना था यहाँ पे? तो ध्यान रखना, कौन सा जो राजस्थान में जो पुरुषों के समूह होली, रसिया व धमाल जैसे गीत किस पर्व में गाते हैं? दिवाली, दशहरा या तीज या होली? तो अपने ध्यान रखना, यह आंसर क्या था? होली पे गाते हैं। चांद बावड़ी स्थित है, ये ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम में आता है। तो इसमें आंसर अपन का क्या था? आबेनेरी या भंडारे या बूंदी या आमेर? तो यहाँ क्या आंसर था? आबानेरी। ये क्या पढ़ रही है? दौसा। कहाँ का है ये? दौसा का। तो ये प्रसिद्ध, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अपने ध्यान रखना, इसका क्या था? आंसर क्या है? चांदबाड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यवसायिक लोक नृत्य है, जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? कि ऐसा कौन सा नृत्य है जहाँ पे नर्तक है जो योद्धा की तरह कपड़े पहनता है? तो अग्नि नृत्य, हिदर नृत्य, गेर नृत्य या कच्ची घोड़ी नृत्य? तो ये शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य था, कच्ची घोड़ी नृत्य था, जो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, लोक नाट्य जो चार वेद, क्या पूछा है? चार वेद, जिसे चार वेद राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? वो स्थान पूछा है कि जो राजस्थान का चार वेद कहाँ पे स्थित है? जयपुर, टोंक, उदयपुर या अलवर? तो अपना आंसर क्या होगा? टोंक में स्थित है। क्या है? चार वेद। ये भी प्रश्न बार बार आता है, तो ध्यान रखना, टोंक में है। राजस्थान निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? हर्षनाथ जी का मंदिर। तो ध्यान रखना, यहाँ अगर हर्षनाथ मंदिर पूछा है तो अलग है, और यहाँ पे हर्षनाथ की पहाड़ियां पूछ रहा था। क्या पूछ रहे हैं कि हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पहाड़ी अलवर में आती है। तो अपन को ध्यान रखना, हर्ष पहाड़ियां तो अलवर में है, और हर्षनाथ का मंदिर है जो वो सीकर जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन क्या था? सीकर था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं है? तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वो ध्यान रखना है। पहले पूछा है समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य या संप्रभु? तो ध्यान रखना, हम भारत के लोग, क्या प्रस्तावना में क्या था? हम भारत के लोग, ये यहाँ से अमेरिका से ले रखा है। अगला क्या पूछा है? हम भारत के लोग एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा? समाजवादी। समाजवादी इसमें नहीं है, ये ऑप्शन अपना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु
अपने प्रस्तावना में ये शब्द जुड़े हुए हैं। और इसमें अपने यहाँ पे आगे देखा जाए, अगले नेक्स्ट प्रश्न पूछे हैं जो इंग्लिश से संबंधित है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, वो आप ध्यान रखना। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। तो ये क्या पूछ रहा है, 61 का प्रश्न का आंसर आप ध्यान रखना। ये क्या पूछा है, द एडिशनल हैज यू सेटिंग फॉर 700 स्टूडेंट। तो अपने का यहाँ ध्यान रखना ऐसा क्या है, तो उसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो अब ध्यान रखना इसमें आंसर क्या होगा अपना, ये कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी इसका ऑप्शन था। अगला 62 प्रश्न था, उसका भी मैं बता देता हूँ। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है अपना, 62 में अपना आंसर है ए और द। क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा और ये द आएगा। क्या है, ए एम ए और द एसिडेंट प्रोफेसर। तो आप ध्यान रखना असिस्टेंट प्रोफेसर का था, तो द असिस्टेंट प्रोफेसर अपना ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न पूछा था 63 में कि फुल इन द ब्लैक इन द फॉलोइंग सेंटर विद पोस्ट अप्रोच। अपन को ध्यान बताना है कि इसमें कौन सा शब्द है सही है। तो हैव ब्रॉट यू होम, तो अपना यहाँ आंसर ए आएगा, आई से आई हैव ब्रॉट यू होम। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है, अपना ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड में ऐसे इंग्लिश में जो प्रश्न आते हैं, जो मैंने यहाँ पे जो है ना बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर लेके आया हूँ, आप थोड़ा इनको देखने की कोशिश करना। अगला प्रश्न पूछा है, ये भी इंग्लिश से है। तो इंग्लिश में आप ध्यान रखना कि इंग्लिश में मिलाप से पूछा है कि डू नॉट रोब मी, खाली जगह छोड़ रखी है, खाली जगह में क्या बताना है, माई राइट। तो अपना ये पहले से क्या है, पहले में ऑफ आएगा, दूसरे में बी से, चौथा है ओपन है, और ऐसे ऐसे कौन से ऑप्शन अपने जो तीसरा और चौथा आ रहा है, और तीसरा चौथा बी में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा अपना, बी करेक्ट होगा 64 में। अगला प्रश्न पूछा है, ये भी इंग्लिश से था, जो फिर अपने ये प्रश्न पूछ रहा है कि आओ, इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं। इसका आंसर अपना क्या था, इसमें डी क्या है, बी क्रमांक इसका आंसर अपना कि द हैव बीन टू नंदन हैव नॉट दे, क्या होगा, दे, अपना बी आंसर है। अगला पूछा है, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है, जेएलडी की जवाबदेही की है। तो मैं क्या था, 67वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछा है कि गैर जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है। तो इसका पूछा है कि हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं कि हु शुड वी एक्यूज ऑफ दिस क्राइम। क्या है ये, दिस क्राइम, इसका आंसर क्या होगा, सी क्रमांक इसका ऑप्शन अपना राइट है। अगला पूछा है 67 में पूछा है ऑल माई समथिंग और विद यू। तो अपना ध्यान रखना इसमें पूछा है कि इसका ऑप्शन अपना क्या होगा, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। क्या है, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, सी क्रमांक इसका ऑप्शन राइट है। अगला है, ये पूछा है एलसीएम से पूछा है, मैथ का प्रश्न है कि दो संख्याओं को, अपना डायरेक्ट आंसर याद रखना, इसमें कोई आंसर मिले नहीं थे, तो इसका ऑप्शन अपन नहीं बता सकते। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखो, 33 बच्चे 28 महिला और 32, इसमें डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं, आप मिला देना क्योंकि अपने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। इसमें पूछा है कि प्रति व्यक्ति औसत व्यय हुआ है, तो अपना ध्यान रखो औसत व्यय हुआ था 187, डी क्रमांक ऑप्शन इसका राइट था। अगली स्लाइड। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको क्या है कि थोड़ा देख के आंसर बताना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना अपने जो यहाँ से पूछी जा रही है ना आंसर शीट, उसमें मुझे लग रहा है एक भी मुझे लग रहा है गलत नहीं बताया जाएगा और डायरेक्ट आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न भी मैथ का ही है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 160 मीटर जो लंबी एक सुरंग को यानी 24 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा अपना 54 किलोमीटर प्रति
54 किलोमीटर है घंटा होगा। क्या होगा? ये सी क्रमांक होगा। अगला पूछा है कि यदि रेणु को एक पर्सन में 7,500 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है तो दूसरे को इतने में से 5% की हानि हो रही, तो उसे लाभ होगा या हानि होगा या कितना प्रतिशत होगा? तो अपने ध्यान रखना बी क्रमांक राइट है। लाभ कितना होगा? 5.24% इसका, 24% इसको लाभ होगा। अगला प्रश्न पूछा है वो तुम्हें अमित अपने वेतन का 35% बाग भोजन पर तथा 25% बाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तो शेष धनराशि 80% बाग घर के किराए पर व्यय करता है, तो बाद में वेतन का कितना प्रतिशत उसमें से शेष बचेगा? तो अब इसमें ध्यान रखना इसका क्या ऑप्शन होगा? 8% शेष बचेगा। कितना रहेगा अपना? 8% होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था हरीश ने कुल 27,000 की राशि कुछ भाग 13% या शेष भाग 5% की वार्षिक वर्ष दर से साधारण ब्याज पर निवेश करता है, तो यदि 4 वर्ष बाद उसे दोनों निवेशों में बराबर ब्याज प्राप्त हुआ है तो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि याद करना। तो आज ध्यान रखना इसमें क्या ऑप्शन है? डी 19,500 आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि ये भी 74 वाला आंसर का भी आंसर ध्यान रखना। 16% वार्षिक दर में चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजक, इसमें आंसर अपना ए होगा 16,645। कितना होगा? 16,645। अगला है मेष से भी है, मेष से प्रश्न पूछा है कि एक धनराशि 4 वर्ष, क्या पूछा है कि एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर सेम को 60% बढ़ जाती है और ₹9,200 पर 2 वर्ष की इसकी ब्याज दर बतानी है अपन को। जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की गणना वार्षिक क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा अपना? तो वार्षिक दर क्या होंगी? तो अपना आंसर यहाँ पे होगा 2,977। क्या होगा? 2,977। इसमें ए ऑप्शन अपना करेक्ट राइट है। अगले ही मैथ का है कि 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:3 है, तो कितनी लड़कियां को और प्रवेश दिया जाना चाहिए कि वे अनुपात 5:4 हो जाना चाहिए? तो ऐसी कितनी होनी चाहिए? 105। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है अपना है, अगला प्रश्न है एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या अनुपातों में है, 4 है, 6 है, 9 अनुपात में है। तो यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? थैले में कितनी गेंदें हैं? तो ध्यान रखना डी ऑप्शन है, 95 गेंदें होंगी। कितनी होंगी? 95 गेंदें होंगी। अगला प्रश्न पूछा है कि अंकित और अमन, क्या है? अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में क्या पूछा है? एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश की है, तो अनुपात में की है निवेश की, और अंकित और अमीश द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात 2:1 था। तो वर्ष में अंत में उसका कुल लाभ का 1,00,000 यानी 57,300 था, तो अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पे ध्यान रखना कितनी राशि इसको प्राप्त होगी। तो यहाँ ऑप्शन अपना है 48,400 रुपए। सी क्रमांक इसका ऑप्शन राइट है। आप मिला के देख लेना या मिला नहीं पा रहे हैं तो ध्यान रखना इसका आंसर डायरेक्ट है। मुझे लग रहा है पूरा करेक्ट यहाँ पे निचोड़ दिया था, तो 48,400 इसका आंसर था। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में कहा है कि जो मैथ के प्रश्न है तो आपको क्या थे, ये इजी तो नहीं थे, परंतु लोगों ने क्या सोचा कि ये प्रश्न इजी होंगे। जिन्होंने ये प्रश्न किए मुझे जितना लग रहा है कि शायद वो गलती किए होंगे। तो अपना ध्यान रखो, कोई भी प्रश्न करने से पहले सोच समझ के उनके आंसर करने चाहिए। तो अपने ध्यान रखना अगले स्लाइड में क्या पूछा है, अगले स्लाइड में पूछा है एक प्रश्न और मैथ से ही है, कहा है कि एक किसी काम को 2 दिन में कर सकता है। क्या पूछा है कि एक किसी काम को
2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उससे 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 1 दिन का काम किया और शेष काम सी ने 1 दिन में किया। यदि क्या बोला, यदि सी अकेला काम करेगा तो पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो ध्यान रखना है उसमें कितने दिन लगेंगे, 3.5 दिन। कितने लगेंगे? इसमें आंसर बी क्रमांक राइट था। अब आगे प्रश्न पूछे हैं कि उपयोग, हिंदी में से प्रश्न पूछे हैं कि उसका मिलान करना है कि फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलाप करवाना है। तो मिलाप सूची में ध्यान रखना कि इसमें पूछा है यद्यपि, यद्यपि का कौन सी संधि होंगी? यद्यपि संधि होंगी यण संधि। क्या है? बी ऑप्शन। विद्यार्थी में दीर्घ संधि, विद्यार्थी में कौन सी संधि आती है? दीर्घ संधि आती है। निश्चय है जो विसर्ग से संबंधित है, संगम है जो अपने व्यंजन से संबंधित है। किससे है? व्यंजन से। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? यद्यपि यहाँ पे दे रखा है सेकंड है, सेकंड के बाद में अपना ऑप्शन मिल रहा है यण है, विद्यार्थी 3, सेकंड और फोर्थ। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। यानी अपने सेकंड में यण संधि और विद्यार्थी में दीर्घ संधि कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। ऐसे देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। तो अपने ये आंसर था। तो ध्यान रखना निश्चय में विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि किसमें? निश्चय विसर्ग संधि है। तो अपने ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन कहाँ मिल रहा है अपना? ये सी क्रमांक अपना राइट होगा, क्योंकि निश्चय है जो विसर्ग संधि है और संगम है जो व्यंजन संधि के, यानी सम प्लस गम। क्या होगा? सम प्लस गम है। निश्चय में नी प्लस से, विद्यार्थी में यानी विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, और यद्यपि यदि प्लस अपि। क्या होगा? यदि प्लस अपि, यह संधि इसका है। आगे प्रश्न पूछा है आगमन शब्द में उपसर्ग क्या होगा? क्या पूछा है? आगमन शब्द है जिसमें उपसर्ग क्या है? तो आग है, आगम है, अग है या आ है? तो आगम में आ, यानी डी क्रमांक राइट होगा। अन्यथा शब्द में भी प्रत्यय कौन सा है? अन्यथा शब्द में प्रत्यय ध्यान रखना अन्यथा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? था प्रत्यय होगा। सी क्रमांक राइट होगा। निम्नलिखित में से बुद्धि को पर्यायवाची शब्द नहीं है। बुद्धि के पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। मनीषा है, प्रज्ञा है और मेघा है। तो इसमें पूछना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना यामिनी है, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर अपना राइट है। अगला प्रश्न पूछा है अग्रज शब्द के लिए उपयुक्त होने वाला विलोम शब्द है। किसके लिए? अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द कौन सा है? तो विलोम शब्द अपन क्या है? पहला ऑप्शन पूछा है अगम, अनुज और तनुज या स्वदेश। तो ध्यान रखना अग्रज का अनुज होता है। तो बी क्रमांक अपना ऑप्शन राइट था। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि किए गए उपकार को न मानने वाला, उसे इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द ढूंढना था। क्या पूछा है कि अपन को उचित शब्द बताना है। तो उचित शब्द कौन सा होगा? विद्वान, कृतज्ञ, उपकार या कर्तन। क्या था? कर्तन। तो अपन को ध्यान रखना इसका ऑप्शन क्या था? डी क्रमांक राइट है, कर्तन। कृतज्ञ है जो किए गए उपकार को न मानने वाला। फिर ऑप्शन है यहाँ पे ऐसे बताने हैं जो निम्नलिखित में शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द बताने हैं। चरमो उत्कर्ष, ये ऑप्शन अपना राइट था। परीक्षा गलत है, परीक्षा को ऐसे लिखते हैं। तो ध्यान रखना। फिर ज्योतिषना, ये भी गलत है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी भी ये नहीं, प्रदर्शनी पे होते हैं। और प्रांगण यानी प्रांगण है। तो अपन ध्यान रखना इसमें ऑप्शन क्या होगा? चौथा ए और ई जो आ रहा है वो ऑप्शन इसमें राइट है। प्रांगण और ये ऑप्शन है जो डी ऑप्शन अपना करेक्ट राइट है। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ ले, यहाँ पे शुद्ध पूछा, अशुद्ध पूछ ले। वह सचमुच बीमार है या उसने ब्रज भाषा में ब्रज की होली शीर्षक वाला कविता लिखी है। अशुद्ध, ये भी सही है। तो ये भी सही है। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल राइट है। मेरे को दिल्ली जाना है, यानी मेरे को नहीं, यानी मुझे दिल्ली जाना है। इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। ये आंसर अपना गलत है। तो डी क्रमांक अपना ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपने प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न पूछे हैं ना, तो ये क्या क्या
पहले पहले एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखो कि कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप है ना इनको कहीं नोट करके रखना चाहिए, ताकि क्या क्या फ्यूचर में कभी कोई एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो अपन बता सकते हैं। अगला स्लाइड में बताया है कि निम्न में से कौन सा वाक्यांश, कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ये पूछा है वर्तमान काल से संबंधित पूछा है, और वो भी कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल से पूछा है कि ऐसा कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल से है। यानी मैं यहाँ सुबह सुबह से बैठा हूं, ये हो ही नहीं सकता है। पुलिस बदमाश का पीछा कर रही है, ये भी नहीं है। सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होंगी, ये बिल्कुल राइट है। फिर है चौकीदार पहरा दे रहा है, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। तो अपना ध्यान रखना, सी क्रमांक इसका राइट है। सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होंगी, जो होंगी वर्ड होंगे संधि जन जिस पे संदेह किया जा रहा है वो है। खरी कोटि सुनाना मोरे का अर्थ क्या है, यानी जो खरी कोटि सुनाना मोरे का अर्थ क्या है, तो याचना करना या क्या नाम था, या खुशामद करना, या बुरा बुरा करना, या खूब तारीफ करना। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, भला बुरा कहना ही खरी कोटि सुनाना है। क्या है, खरी कोटि सुनाना मतलब भला बुरा कहना। तेते पांव पसारिए तेजी लंबी सोर, लोकोक्ति में पूछा है या मोहरा का पूछ लिया है। तो ध्यान रखना लोकोक्ति में क्या पूछा है कि तेते पांव पसारिए तेजी लंबी सोर, तो अपनी औकात देखकर ही खर्च करना चाहिए, या अपने किए गए का फल मिलना, किसी काम का जल्दी संपन्न होना, थोड़े दिनों का सोना या औकात। तो अपने ध्यान रखना ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर राइट था। इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है कि निम्न से किस स्थान से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर है कहां से निकलती है, ये हरिके बैराज से। डी क्रमांक ऑप्शन राइट होगा, हरिके बैराज। राजस्थान में निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है, तो ध्यान रखना बिछोला झील है। बिछोला झील है जो ठंडे पानी की है, जो मीठे पानी की है, जय समुद्र भी मीठे पानी की है। और बड़ी झील ये भी है, जो बड़ी झील भी है जो ये भी मीठे पानी की है। 5-15 झील है जो खारी झील है। तो सी क्रमांक ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है, यानी बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना बनाई हुई है वो किस नदी पर स्थित है। तो अब ध्यान रखना बनास, माही, साबरमती या बाणगंगा। तो यहाँ ऑप्शन होगा बनास। बनास पे बिसलपुर समूह सिंचाई परियोजना बना रखी है। अगला प्रश्न पूछा है भारत की जनगणना, क्या पूछा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत, क्या पूछा है, लगभग कितना प्रतिशत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। क्या पूछा है कि ऐसा क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी जनसंख्या है जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ निवास कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है। तो ध्यान रखना 75.1% है जो ग्रामीण में निवास करती है, और 24.5% है, 24.9% है जो अपने शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। कितनी है ये, 24.9% जो है जो अपने क्या कर रही है, शहरों में निवास कर रही है। अगला प्रश्न पूछा है जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो ध्यान रखना है वावास बांध या खलक सागर बांध या नेवता बांध या बांडी सदाना बांध। तो ध्यान रखना इसमें जो सांगानेर क्षेत्र के निकट जो बांडी नदी है वहां पे नेवता बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, नेवता बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले को ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ध्यान रखना अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में स्थित है। कहाँ है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में। अगर पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे ज्यादा वहां पे जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो वहां है, और प्रतिशत के अनुसार आपको पूछे तो जयपुर में है। कहाँ है, प्रतिशत के अनुसार पूछे तो जयपुर में है, और बाकी कहाँ पे है, अगर ऐसे पूछे तो गंगानगर में है।
अगला प्रश्न पूछा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती व चूना पत्थर सेल रचित रोकी फीचर कहाँ स्थित है? मध्यमाई छप्पन बेसिंग में, या पूरी समतल क्षेत्र में, या लूणी बेसिंग में, या डेक्कन लावा पठार पे? तो डी क्रमांक राइट होगा। जो डेक्कन लावा पठार की जो भूमि है, जो वह रेतीली मिट्टी है, वो मिट्टी इसके अंतर्गत जो काली मृदा का ही रूप है, जिसे मिश्रण का रूप है। यह ऑप्शन डी ऑप्शन अपना राइट था। अगला स्लाइड में अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, तो ध्यान रखना जो अपने ये प्रश्न जैसे कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो अगले में भी चतुर्श्रेणी में ऐसे प्रश्न अगले में ये ऐसे ही प्रश्न उठा के दिए थे। तो अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है, यानी संचालित कर रहा है मेट्रो से? तो ध्यान रखना जो ये 3 जून है, 3 जून 2015 में, कब की बात है? 2015 में जब वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी, उसमें मेट्रो ट्रेन की स्थापना की गई थी, मेट्रो रेल की स्थापना की गई थी। और वह कहाँ पे की गई थी? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो ध्यान रखना अपने जयपुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जयपुर में। अब इसको 2 चरणों में बांट दिया गया। पहला चरण अलग था और अब है ना अपने और दूसरा चरण में भी बांट दिया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदान की गई है? जो निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुने, यानी ऐसा विकल्प चुनना है जो बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदान कर रखी है। तो ऐसा है, ए में पूछा है राजस्थान राज्य इंटरसिटी बस निगम, ये योजना बतानी थी अपन को। तो अपनी ये योजना कौन सी थी? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना बी क्रमांक था, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम है, जो बी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जो 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी, भगदड़ की घटना हुई थी, ऐसा कौन सा किला था जब भगदड़ की घटना हुई थी, जो बहुत सारे लोग मारे गए थे? ऐसा कौन सा जो मंदिर था चामुंडा माता देवी का, जो वो किस किला में स्थित है? तो ध्यान रखना, आमेर किला या मेहरानगढ़ किला, जूनागढ़ किला या नाहरगढ़ किला? तो यहाँ ऑप्शन अपने क्या होगा? मेहरानगढ़ किला का था। क्या था? मेहरानगढ़ किला। अगला ऑप्शन थे कि इंग्लिश में पूछा है कि ऐसा बताना है जो अपना सही है। तो मैं इंग्लिश में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। एक क्रमांक अपना राइट था। पहला पूछा है सभी करती, तो अपना ये ऑप्शन राइट था। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य दर्ज वन क्षेत्र में जो राज्य की भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो कितना था? तो 9.6% है। डी क्रमांक राइट है। कितना है? 9.6% है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम था? जो पाकिस्तान और भारत को विभाजित कर रही है, डुरम रेखा या यानी मैकमोहन रेखा या पाक जलडमरू या रेड क्लिफ रेखा? तो ध्यान रखना डुरम रेखा है जो वो पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, उसकी सीमा पे स्थित है। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन है उसके बॉर्डर पर, और पाक जलडमरू है भारत और श्रीलंका का बॉर्डर है। और रेड क्लिफ रेखा जो बच गई अपना चौथा ऑप्शन है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग कर रहा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा थी। जो भारत का कौन सा निम्नलिखित में राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कि ऐसा कौन सा जो राज्य है जो राजस्थान के साथ में टच नहीं कर रहा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा या महाराष्ट्र? तो अपन को ध्यान रखना जो स्पष्ट नहीं कर रही है राजस्थान को। मैंने विस्तार से जब क्लास में था ये सारी बातें बताई थी। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र था जो ऑप्शन है जो राइट होगा, जो स्पष्ट नहीं कर रही है। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी है? जब मैंने आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? भौतिक प्रदेश पढ़ाया था। जब सारी चोटियां मैंने विस्तार से करवाई थी, उसमें से ये प्रश्न पूछ लिया है कि ऐसी कौन सी चोटी है जो सबसे ऊंची है? इसमें पूछ लिया है तारागढ़, खो या रघुनाथगढ़
या जरखा? तो सबसे ऊंची चोटी इसमें पूछा है इस प्रश्न में, तो यहाँ पे जरखा है। क्या है अपना आंसर? जरखा आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, तारागढ़ मध्य की थी, खो थी जो अपने जयपुर में स्थित है, तो खो है जो उत्तरी है। रघुनाथगढ़ है वो भी उत्तरी सी में आती है, उत्तरी में आती है। और जरका है, जरका आ रहा है दक्षिण में, जो अपने दक्षिण का था, 3 क्षेत्र में बांटा गया था अरावली को, उसके अंतर्गत अपने ध्यान रखना जरका ऑप्शन होगा। फिर है अगला प्रश्न पूछा है, रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन को गलत बताना है। इसमें पूछा है इसकी उर्वरता कम होती है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत अधिक होता है, बिल्कुल इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार की मिट्टी के जल धारण क्षमता अधिक होती है, नहीं, इसमें जल धारण क्षमता इसमें अधिक नहीं होती है। अगला ऑप्शन पूछा है, रेत कणों के बीच बड़े छेदों के कारण इसमें जल निकासी अच्छी होती है। ये भी इस ऑप्शन, ये भी राइट है, बिल्कुल छेद होते हैं। तो अपना यहाँ पे रेगिस्तान मिट्टी में गलत बताना है, तो सी क्रमांक इसका आंसर होगा। कितना होगा? सी क्रमांक इसका आंसर है। अगली स्लाइड है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना कोई भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो उनको नोट करके लिख देना चाहिए। तो क्या है कि वापस कभी कोई अगला प्रश्न एग्जाम होता है तो पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान में कमरों को ठंडा या प्राकृतिक रूप से सुगंध यानी सुगंधित करने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम क्या है? ऐसी कौन सी घास है जो ठंडी की जा रही है? तो ध्यान रखना, बरमुडा घास ये हो नहीं सकती, ब्लू पेंटिंग घास, सेवन घास, ये खस घास है जो सवाई माधोपुर धौलपुर क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। कहाँ पे है ये? खस घास होती है जो सवाई माधोपुर क्षेत्रों में, दौसा, सवाई माधोपुर, ये करौली क्षेत्र में अधिकतर खस घास पाई जाती है। कभी भी एग्जाम प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना खस घास कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर में। निम्नलिखित अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिगम है जिसमें अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं? इसमें ये ऑप्शन देगा, सब स्थानीय संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण, या स्थानीय प्रजाति पर आधारित पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, या संयुक्त वन प्रबंधन। इसका ऑप्शन अपना क्या होगा? चौथा, संयुक्त वन प्रबंधन था, इसमें कर रहा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आता है? तो ध्यान रखना ये जैसलमेर है जो शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके क्षेत्र के अंतर्गत? शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें चंबल की सहायक नदी नहीं बतानी है, तो आपको ध्यान रखना पार्वती नदी इसकी सहायक नदी है, काली सिंध भी सहायक है, बनास भी सहायक है, और जवाई नदी है, ये किसकी सहायक है? अपनी माई की, अपनी जवाई नदी है, लूणी की सहायक है। किसकी है? लूणी की सहायक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्रमांक अपना राइट होगा। अब अगला एग्जाम में पूछा है कि प्रश्न जो हिंदी में पूछा है कि ओपी सर, क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऑफिसर ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? हिंदी शब्द के बारे में पूछा है, इसका हिंदी में क्या बोला जाता है? तो हिंदी में ध्यान रखना इसको क्या पूछा जाता है? ए दे रखा अधिसूचना, या अनुस्मारक, या परिपत्र, या कार्य आदेश। तो अपना यहाँ ऑप्शन क्या होगा? तो ध्यान रखना यहाँ ऑप्शन अपना क्या होगा? कार्य आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्य आदेश दिया जाता है। इसका ऑप्शन अपना क्या होगा? डी क्रमांक आंसर होगा। क्या होगा? डी क्रमांक आंसर अपना होगा यहाँ पे। तो कार्य आदेश होंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्न में से किन के मध्य होता है? कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है किन के मध्य होता है? सरकार या जनता के मध्य, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य, सरकारी कर्मचारी या उनके सगे संबंधियों के मध्य, सरकारी कार्यालयों या प्राइवेट कंपनी के मध्य। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के अंतर्गत इनका ऑप्शन होता है। अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं वो होते हैं विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य होता है। बी क्रमांक होगा। जब कोई सरकारी पत्र, कार्य ज्ञापन एक साथ देकर
अनेक पेशितियों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहा जा रहा है, यानी उसे क्या बोलते हैं? तो परिपत्र, काले आदेश या अनुस्मारक या अधिसूचना। तो इसको क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। ये ऑप्शन अपना राइट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं इंग्लिश से, इसकी मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं आपको। तो ध्यान रखना, इसमें 114 आंसर ध्यान रखना। इसमें विल रीच, डी क्रमांक राइट है। क्या है इसमें? क्या होगा अपना? डी ऑप्शन होगा। विल रीच होता है, विल रीच इसके ऑप्शन में होगा, यानी ही विल रीच। क्या बोलेंगे? ही विल रीच हिज आइडल वेल्यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अपना आंसर क्या होगा? विल रीच। अगला है नेक्स्ट स्लाइड में 115वां प्रश्न पूछा है। तो अपन ध्यान रखना है, ये प्रश्न है अपना लास्ट बढ़ते हुए कगार पे है। ये भी इंग्लिश से ही है। तो ध्यान रखना, पैसिव वॉइस से पूछा है कि अपन को एक्टिव एम पैसिव वॉइस से पूछा है। तो अपन को यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर क्या बताना है? तो करेक्ट आंसर ध्यान रखना, यानी ही वाज बीइंग मेकिड बाय दिस एम्प्लॉय। अपना यहाँ ऑप्शन क्या होगा? बी क्रमांक राइट होगा। क्या होगा अपना? बी होगा, यानी दिस एम्प्लॉय, यानी अपन को ये पैसिव वॉइस को बदलना है। तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। अगला पूछा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा गया है, करेक्टफुल यहाँ राइट करना। तो इसका ऑप्शन भी पहला होगा। शी टोल्ड मी दैट वी वेयर टू लिव फॉर द वेदर अर्ली। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? ए। फिर अगला 17वां प्रश्न पूछा है 117 में कि देयर इज नो रोज एडोडिएट थम। तो अपना यहाँ ऑप्शन ध्यान रखना, ये ऑप्शन, ये अपना इसमें भी बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? इसमें भी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है 118 प्रश्न में, आप राइट कर लेना इंग्लिश से जो प्रश्न है उनको करेक्ट आंसर कर लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन दे रहा हूं, तो ध्यान रखना, इनके बता देना। इसका आंसर ध्यान रखना, तो इट इज पुलिस टू वेस्ट मनी, यानी ऑन, यानी बी क्रमांक अपना राइट होगा। जो बेज है, बेग्स का पूछा है उसके बारे में बी है। और 119वां प्रश्न अपना आ रहा है, इसका ऑप्शन अपना होगा डी क्रमांक। कौन सा? 119 में डी क्रमांक होगा। वो आप अपने बुकलेट में राइट कर लेना। और लास्ट इस स्लाइड का प्रश्न है 120वां, जो चतुश्रेणी सेकंड शिफ्ट का है। इसमें पूछा है कि वन ऑफ द वेजेड मैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन ऑफ द वेजिस्ट मैन। तो अपना सी क्रमांक राइट होगा। क्या होगा? सी क्रमांक राइट होगा। तो अपन ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जितने भी सेकंड शिफ्ट के जो चतुश्रेणी की थी सेकंड शिफ्ट 19 तारीख का, मैंने 1 से लगा के 120 के मैंने आंसर दे दिए। और मुझे 100% इनके आंसर राइट है। इसलिए है ना, आपको नेक्स्ट इसमें कभी भी प्रश्न पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना। तो अपने ये है यहाँ पे समर्पण एजुकेशन हब में जितने भी पेपर हुए हैं हम उनको आंसर की आपको ये डिटेल में आप जारी कर रहे हैं। इसमें 100% हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आंसर अपना राइट है। जो आप है ना अपने बुकलेट में करोगे, उसके लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।